मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता गीत अगीत का अध्ययन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम कविता के विषय में कुछ बातें करते हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह रसवंती से ली गई है। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि प्रेम भाव की वस्तु है, उसे मुखरित होना चाहिए अथवा मौन रहकर अपनी अभिव्यक्ति देनी चाहिए। दोनों में से कौन सा अधिक शक्तिशाली है, कौन सा अधिक भाव प्रधान है, इस विषय पर कवि ने अपनी लेखनी चलाई है और अंत में अनेक उदाहरणों के बाद उनका निष्कर्ष यह निकला कि प्रेम प्रमुख है, वह मौन रहकर भी व्यक्त किया जाता है अथवा किया जा सकता है। केवल मुखर होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए उन्होंने कविता में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं नदी का। जो नदी सागर के विरह में तड़पती हुई अपने किनारे और तलहटी में पड़े हुए पत्थरों से बतियाती हुई सागर की ओर दौड़ती है और उससे मिल जाती है, और वहीं नदी के किनारे पर खड़ा हुआ गुलाब जो हमेशा मौन रहकर पीड़ा को झेलता है और आशा के साथ नए सपनों को सजाता है, वह मन ही मन विचार करता है, यदि मुझे भी नदी की भांति वाणी मिलती तो पतझड़ में अपने उजड़ने की व्यथा और बसंत में पुनः खिलने के सपने को मैं भी संसार के समक्ष गीत बनाकर सुनाता। लेकिन वह उदास भाव से उसी किनारे पर खड़ा रहता है। तो यहाँ कवि का प्रश्न आता है कि नदी का गान महत्वपूर्ण है अथवा गुलाब की मौन अभिव्यक्ति। इसी तरह दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वो तोता और मैना का, कि एक वृक्ष की घनी टहनी पर तोता बैठकर बसंत की राग गाता है और उसी टहनी की पत्तियों से छनकर जाने वाली छाया के नीचे बने हुए घोंसले में मैना अंडों को सेती है और तोते के द्वारा गाए जाने वाले गीत से प्रेम की अनुभूति प्राप्त करती है। वह फूल जाती है, मन उसका प्रसन्न होता है, मगर वह बोलकर तोते के उस प्रेम गीत की अभिव्यक्ति नहीं देती है और चुपचाप मौन रहते हुए अपनी स्वीकृति उसके प्रेम को प्रदान करती है। तो यहाँ कवि समझाना चाहते हैं कि तोते का मुखरित प्रेम और मैना की मौन अभिव्यक्ति उस प्रेम की पूर्णता है। तोते का मुखरित स्वर और मैना की मौन अभिव्यक्ति दोनों ही प्रेम के पूरक हैं। अंत में कवि एक प्रेमी जोड़े का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि एक प्रेमी सांझ के समय आला गाता है और उसका स्वर सुनकर उसकी राधा अपने घर से निकलकर उसकी ओर खींची चली जाती है और चुपचाप चोरी चोरी नीम की छाया में खड़ी होकर उसका गीत सुनती है और मन ही मन विचार करती है कि काश वो उस गीत की एक कड़ी होती जिसे यह प्रेमी या उसका साथी अपने
गीत के साथ गाता, लेकिन वह इस प्रेम के गीत को सुनकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होती है। तो अब कवि बता रहा है कि मुखरित स्वर हो अथवा मौन अभिव्यक्ति, दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण है और मौन अभिव्यक्ति भी सशक्त होती है, भावपूर्ण होती है। इन्हीं भावों को समेटे हुए इस कविता का अध्ययन अब हम आरंभ करते हैं। पद संख्या 1। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ बतियाती है। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता गीत अगीत से लिया गया है। यह कविता उनके काव्य संग्रह रसवंती का अंश है। संदर्भ। इस कविता में कवि मुखर होना अथवा मौन होना दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जिसे उन्हें गीत अगीत की संज्ञा से बांधा है, पहचान दी है। और कवि कहते हैं कि निसंदेह मुखरित होना अथवा कहना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मौन का महत्व उससे भी कहीं अधिक है, उससे भी कहीं अधिक सशक्त है। तो एक ही पद में इनकी तुलना कवि ने 2 अलग अलग तत्वों को लेकर की है। इस पद में कवि नदी जो बहती हुई अपने कलकल के स्वर के साथ आगे बढ़ती है और जो गुलाब अपने एक ही स्थान पर स्थिर रहकर इस संसार को अपने सौंदर्य और महक से भर देता है, दोनों के विचार कवि ने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ। प्यारे बच्चों, सरल सहज खड़ी बोली की रचना है, अतः शब्द अधिक गूढ़ नहीं है। गीत गान, गाया जाना, अगीत मौन, चुप्पी, सन्नाटा जिसे न गाया जाए। कौन कौन सा सुंदर है अधिक महत्वपूर्ण है। कि कवि पूछते हैं कि एक तो मुखर होना अथवा चुपचाप रहना, दोनों में से किसका महत्व अधिक है अथवा कौन अपने भाव रखने में अधिक सशक्त है, मजबूत है। गाकर गीत विरह के तटनी, गाकर गाती हुई, गीत गीतों को, विरह वियोग के तटिनी नदी, वेगवती तेज गति के साथ, तेज वेग के साथ बहती जाती है, बहती रहती है। कि नदी अपने वियोग के गीत गाती हुई बड़ी तेजी से कलकल के स्वर के साथ बहती रहती है और वह अपने प्रिय सागर से मिलने के लिए दौड़ती रहती है, बेचैन रहती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। दिल मन हल्का शांत करने को, तसल्ली देने को, उपलों पत्थर जो नदी की तलहटी में और नदी के तट पर पड़े हुए होते हैं, से कुछ कहती जाती है कि उनसे कुछ बात करती हुई आगे बढ़ती रहती है। अर्थात कवि कहते हैं कि अपने बिछुड़ने के दर्द को नदी पत्थरों से बांटती हुई सागर की ओर बढ़ती रहती है। भाग 2। तट पर एक गुलाब सोचता,
देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्जरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तट किनारा पर ऊपर एक एक गुलाब गुलाब का पौधा या गुलाब की झाड़ी सोचता सोच रहा है। दे देते देते यदि दे देते, स्वर आवाज ध्वनि वाणी, यदि यदि मुझे गुलाब अपने लिए प्रस्तुत कर रहा है, विधाता ईश्वर, कि उसी नदी के किनारे पर एक गुलाब का पौधा मन ही मन विचार कर रहा है कि यदि ईश्वर भी मुझे वाणी दे देते, मुझे स्वर दे देते, मुझे आवाज दे देते, तो अपने पतझड़ के सपनों का, कि मैं पतझड़ में जो झड़ जाता हूँ, मेरी पंखुड़ियाँ सूख कर बिखर जाती हैं, तो मैं अपनी व्यथा को सारे संसार के समक्ष गीत के रूप में प्रस्तुत कर देता और उसी पतझड़ में बसंत के आगमन का इंतजार और पुनः खिलने का सपना भी मैं संसार को सुना देता। गा गा कर बह रही निर्जरी, कि अपने विरह के गीतों को गाती हुई यह नदी जो संसार को अपने विरह के गीत सुनाती रहती है, अपने मन की व्यथा को गाकर सुनाती है, वही गुलाब, पाटल गुलाब मूक चुपचाप खड़ा खड़ा रहता है तट किनारे पर, कि वही गुलाब चुपचाप नदी के किनारे पर खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि मैं जो अपना सौंदर्य संसार को दान कर देता हूँ, संसार को दे देता हूँ, पतझड़ में आते ही वो सारा झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन वाणी के अभाव में मैं अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को किसी के समक्ष रख नहीं पाता हूँ। तो कवि विचार कर रहे हैं कि यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि गीत और अगीत में कौन सुंदर है, अर्थात मुखरित होना महत्वपूर्ण है अथवा मौन भी अपनी अभिव्यक्ति देने में, अपने भाव रखने में सक्षम होता है। भावार्थ, यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वो मुखरित हो अथवा मौन हो। सबको समझने की समझ मिली हुई है, वह दोनों प्रकार से प्रतिपक्ष को पढ़ने की, समझने की सामर्थ्य रखता है। विशेष यहाँ कवि ने नदी की मुखरता और गुलाब की चुप्पी और मौन का तुलनात्मक अध्ययन किया है और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि गान महत्वपूर्ण है अथवा मौन। यहाँ कवि विशेष तौर से कहना चाहते हैं कि मौन पूर्ण सक्षम होता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब की बड़ी सुंदर प्रस्तुति हुई है, तुकांत छंद है, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, प्रश्न, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, पदमैत्री, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2। बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फूला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती, गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग प्रण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न
शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। प्रसंग पूर्ववत, संदर्भ पहले की तरह ही है। संदर्भ, यहाँ कवि पिछले पद की तरह ही बताना चाहते हैं कि मुखरित होना अथवा मौन अभिव्यक्ति देना, दोनों में से कौन सा अधिक सक्षम है। कवि बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मौन की भी अपनी एक भाषा होती है। मौन भी अपने भावों को समझाने में समर्थ होता है, सक्षम होता है। इसीलिए कवि गीत और अगीत का तुलनात्मक अध्ययन कर मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ बैठा बैठा हुआ है। शुक तोता, उस घनी गहरी डाल शाखा पर ऊपर, कि तोता एक पेड़ की ऐसी शाखा पर बैठा हुआ है, ऐसी टहनी पर बैठा हुआ है जिसमें बहुत अधिक पत्ते हैं, जो खोते पर छाया देती, जो वह टहनी खोते घोंसला पर ऊपर छाया छाया देती है, कि तोता उस पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है जो घोंसले पर पूरी तरह से छाया दे रही है। पंख फूला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे हैं सेती। पंखों को फूला फैलाकर नीचे उसी पेड़ की छाया के नीचे खोते घोंसले में शुकी मैना बैठ बैठकर अंडों को है सेती से रही है, अर्थात उन अंडों को अपने पंख में छिपाकर गर्माहट दे रही है, कि मैना उसी घोंसले में बैठकर अंडों को गर्माहट दे रही है। गाता शुक जब किरण बसंती, गाता गाने लगता है शुक तोता जब जिस समय किरण बसंती की बसंती प्रेम का किरण भाव से भरा हुआ गीत, छूती अंग पर्ण से छनकर, छूती छूने लगती है अंग शरीर का भाग, पर्ण पत्ता से छनकर छनती हुई, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर, किंतु परंतु शुकी मौन के गीत भाव उमड़कर आते हैं, रह जाते स्नेह में सनकर, रह जाते चुप रह जाते हैं, स्नेह प्रेम में सनकर भरकर, कि जब तोता भाव से भरकर प्रेम भरा गीत गाने लगता है तो उसकी आवाज़ उन पत्तों से छनकर मैना तक पहुंचती है, और उस आवाज़ को सुनकर मैना के हृदय में भी गीत उमड़कर आता है, प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन वह प्रेम से भरे इस भाव को महसूस करती मगर गा नहीं पाती है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, कि पूरा वन क्षेत्र गूंज रहा, सुनाई दे रहा है शुक तोता का स्वर आवाज वन में, कि वन में तोते की आवाज सबको सुनाई दे रही है। फूला मग्न शुकी का पर है, फूला गर्वित है, आनंदित है, प्रसन्न है, मग्न खोया हुआ, शुकी मैना का पर पंख है। और इस प्रकार मैना का पंख भी आनंद से भरकर, और इस कारण मैना भी भाव से भरकर, प्रेम से भरकर अपने पंखों को फैलाती है और अपने कर्तव्य में खो जाती है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो कवि फिर प्रश्न करता है और विचार करता है, गान अथवा मौन में
कौन अधिक महत्वपूर्ण है, कौन अधिक सुंदर कहा जा सकता है। अंततः कवि स्वयं उसका उत्तर प्रस्तुत करते हैं कि मौन अभिव्यक्ति भी अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली होती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि तोते का मुखरित स्वर मैना के हृदय में भाव भर देता है, वहीं मैना की मौन अभिव्यक्ति पंखों के फैलाकर कर्तव्य में लगने से स्पष्ट हो जाती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मौन अभिव्यक्ति मुखरित होने की भांति ही पूर्ण समर्थ और अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष, यहाँ कवि ने तोता और मैना का उदाहरण प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि प्रेम मुखरित हो अथवा मौन महत्वपूर्ण प्रेम है। वह मौन रहकर भी अपने भाव स्पष्ट कर देता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण है, दृश्य बिंब का सुंदर आयोजन है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3, दो प्रेमी है यहाँ एक जब, बड़े सांझ आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से खींच यहाँ लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में सुनती है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कवि पहले दोनों संदर्भ की तरह मुखरता और मौन में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपने आप प्रश्न करते हैं या मन में विचार करते हैं, गीत अगीत में कौन सुंदर है। कवि वास्तव में मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ दो दो प्रेमी प्रेम करने वाले हैं। यहाँ संसार एक जब मिलकर एक हो जाना, कि इस संसार में जब दो प्रेम करने वाले आपस में प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं तो वो एक हो जाते हैं। बड़े सांझ आला गाता है, बड़े गहरी सांझ शाम के समय, कि वहाँ प्रेमी जब शाम के समय आहला गीत गाता है अर्थात प्रेम का गान करता है, तो पहला स्वर उसकी राधा को, कि उसके प्रेमी का स्वर फूटते ही उसकी राधा को घर से खींच यहाँ लाता है, कि घर से निकालकर उसे अपने प्रेमी की ओर खींच लेता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की, कि वह सबसे छिपकर चुपचाप नीम की छाया में छिपकर अपने प्रेमी का गीत सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, और उस प्रेम के गीत को सुनकर प्रेमिका के हृदय में भी प्रेम के भाव उमड़कर आते हैं और वह ईश्वर को उल्हाना देती है, ईश्वर से प्रश्न करती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, कि हे ईश्वर विधना विधाता ब्रह्मा, कि हे ब्रह्मा हे विधाता, मैं इसके गीत की कड़ी क्यों नहीं हुई। अगर मैं गीत की कड़ी होती तो निश्चित रूप से वह इस प्रेम गीत में उसे गाता, यो मन में सुनती है और इस प्रकार विचार करते हुए मन लगाकर उसके प्रेम गीत को सुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, कि उसका प्रेमी प्रेम का वह गीत गाता रहता है और उसी तेजी से, उसी भावना से, उसी प्रबलता से
उसी प्रवाह के साथ प्रेमिका का फूल रहा, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है अंतर हृदय, और उसका मन उस प्रेम गीत को सुनकर उसी के अनुसार, उस प्रेम गीत के कारण ही आनंद से भर रहा है, प्रसन्नता से भर रहा है, आनंद अनुभव कर रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इसलिए कवि विचार करते हैं कि इनमें गीत अधिक सुंदर है या उस प्रेमिका के चुपचाप हृदय में उमड़ने वाले भाव अधिक सुंदर हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मुखरित होना अधिक सशक्त है अथवा मौन अभिव्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए गान से अधिक मौन महत्वपूर्ण लगता है। विशेष यहाँ कवि ने मौन के महत्व को प्रतिपादित किया है। सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण है। दृश्य बिंब का सुंदर आयोजन है। तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, प्रश्न, पुनरुक्ति प्रकाश, संगति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। हृदय फूल जाना मुहावरे का प्रयोग होने के कारण लक्षणा शब्द शक्ति है। बच्चों, यह हमारी कविता गीत अगीत यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।